नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मिली 6 महीने जेल की सजा। देश के श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का लगा आरोप। 2006 में मिला था शांति का नोबेल। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में किया विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर टॉप पोजीशन पर लाना है मकसद। कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या हुई है 5 गुना। और कैंसर के मामले में भारत एशिया में बना दूसरा सबसे बड़ा देश। पहले नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान। आइए खबरों की शुरुआत करें। बांग्लादेश के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नाम है मोहम्मद यूनुस। इनकी सरकार से पंगा लेने की पुरानी आदत है। फिलहाल इन पर एक कानूनी आफत आई हुई है। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने मोहम्मद यूनुस को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इन पर देश के श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। हालांकि अपील लंबित रहने तक इनको जमानत दे दी गई है, लेकिन मौजूदा समय में मोहम्मद यूनुस कथित भ्रष्टाचार और फंड गबन से जुड़े अन्य आरोपों की एक लंबी लिस्ट का सामना कर रहे हैं। यूनुस ने अदालत के फैसले को सभी कानूनी मिसाल और तर्क के विपरीत कहा है। उनके समर्थकों ने भी कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित था। आइए जानते हैं कौन है ये मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला था और ये क्यों सरकार के निशाने पर हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस का 1940 में चटगांव में जन्म हुआ। यूनुस ने 1969 में अमेरिका से अर्थशास्त्र में पीएचडी की और उसके बाद अमेरिका में ही सहायक प्रोफेसर बनकर पढ़ाने लगे। फिर कुछ सालों बाद 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने के बाद स्वदेश फिल्म के शाहरुख खान के जैसे मोहम्मद यूनुस अपनी मातृभूमि लौट आए और चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख नियुक्त किए गए। इस समय तक मोहम्मद यूनुस ने अपनी अलग पहचान नहीं बनाई थी। आज़ादी के बाद के सालों में बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और गरीबी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस गरीबों की मदद करने के लिए एक अनोखा विचार लेकर आए, एक छोटा सा आइडिया जिसने जिंदगियां बदल दी। मोहम्मद यूनुस ने छोटे उद्यमियों को टारगेट किया। इन छोटे उद्यमियों को कुछ शर्तों के साथ माइक्रो क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया, जो आमतौर पर बैंक ऋण के लिए पात्र नहीं होते। ये आइडिया चल पड़ा। शुरुआत में माइक्रो क्रेडिट का स्थानीय प्रयोग किया गया। इसकी सफलता के बाद प्रोफेसर यूनुस आश्वस्त हो गए कि यह मॉडल व्यापक पैमाने पर काम कर सकता है और इस प्रकार देश के अन्य हिस्सों में भी माइक्रो क्रेडिट परियोजनाएं चलाई गईं। केवल 7 वर्षों के भीतर 1983 में इस पहल ने ग्रामीण बैंक का औपचारिक रूप ले लिया। इन ग्रामीण बैंकों को लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। इन बैंकों ने अपनी स्थापना के बाद से 9.55 मिलियन लोगों के बीच $34 बिलियन के करीब कोलेटरल फ्री ऋण वितरित किए। ग्रामीण बैंक की इस शानदार सफलता के कारण इस मॉडल पर आधारित बैंक आज 100 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा काम दुनिया में कैसे अनदेखा हो सकता था। इसलिए 2006 में यूनुस और ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर यूनुस को गरीबों का बैंकर कहा जाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति फिर आज जेल में कैसे है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने के तुरंत बाद यूनुस ने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली जाए। एक अर्थशास्त्री का राजनीति में आने का यह आइडिया शेख हसीना को अच्छा नहीं लगा। हालांकि यूनुस ने आगे चलकर राजनीति में आने का यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। बहरहाल 2009 में जब हसीना सत्ता में लौटी तो उनकी सरकार ने यूनुस की गतिविधियों पर कई जांचें शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने उन पर ग्रामीण बैंक के प्रमुख के रूप में गरीब ग्रामीण महिलाओं से ऋण वसूलने के लिए बल और अन्य साधनों का उपयोग करने का आरोप लगाया। अब राजनीतिक शत्रुता शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर साहब के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं। प्रोफेसर साहब ने एक बार प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गरीबों का खून चूसने का आरोप भी लगाया था। बताया जाता है कि यूनुस पर 150 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। 2015 में बांग्लादेश के राजस्व अधिकारियों ने $1.51 मिलियन के कर का भुगतान न करने पर उन्हें तलब किया था। उससे 2 साल पहले उन पर कथित तौर पर सरकारी अनुमति के बिना एक पुस्तक से रॉयल्टी सहित धन प्राप्त करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। 2011 में सरकारी सेवानिवृत्ति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यूनुस को ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया था। अब ये भी जान लीजिए कि अभी यूनुस को जेल की सजा क्यों दी गई है। दरअसल यूनुस की एक कंपनी है, नाम है ग्रामीण टेलीकॉम।
इसको एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में बनाया गया था। अदालत ने कंपनी को श्रम कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया। फैसले के अनुसार कंपनी के 67 कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, और कर्मचारियों की भागीदारी और कल्याण निधि का निर्माण नहीं किया गया। इसके अलावा कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी के लाभांश का 5% कर्मचारियों को वितरित किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अदालत ने ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष यूनुस और 3 अन्य कंपनी निदेशकों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। लेकिन एक बात है कि यूनुस के खिलाफ बढ़ते मामलों ने विश्व स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। पिछले साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून सहित 160 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने यूनुस के निरंतर न्यायिक उत्पीड़न की निंदा करते हुए एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उनके 100 से अधिक साथी नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का डर है। जवाब में हसीना ने कहा कि वह यूनुस के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का स्वागत करती हैं। कमेंट करके बताइए कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता पर ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए या फिर नहीं। अगर आप बाली, थाईलैंड या सेशल्स घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जाने से पहले एक बार लक्षद्वीप की ट्रिप मार आइए। ऐसा हम नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लक्षद्वीप का इंटरनेशनल लेवल का डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए रहने, यात्रा और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर टॉप पोजीशन पर लाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कदमत और सुहेली द्वीपों पर जल विला परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको याद होगा कि लक्षद्वीप द्वारा G20 बैठकों में से एक की मेजबानी की गई थी। इसके बाद द्वीप समूह को एक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी इंटरनेशनल पहचान स्थापित करने में मदद मिली है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में लक्षद्वीप में पर्यटकों का आगमन 5 गुना बढ़ गया है। इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों से पहले लक्षद्वीप का दौरा करने की अपील की जो विदेश में समुद्र तटों की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि लक्षद्वीप का विकास केवल टूरिज्म इंडस्ट्री पर टिका है, तो आप गलत सोच रहे हैं। लक्षद्वीप के टूरिज्म सेक्टर का विकास लक्षद्वीप के पूरे विकास का केवल एक पक्ष है। इसको इस बात से समझिए। लक्षद्वीप में मोदी जी ने कहा कि भारत आज वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और ऐसे प्रयासों से लक्षद्वीप को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में समुद्री घास की खेती की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अब थोड़ा सा लक्षद्वीप को जान लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप का संस्कृत में मतलब है 1 लाख द्वीप, लेकिन असल में यहाँ 1 लाख द्वीप नहीं है। यहाँ केवल 36 द्वीप हैं। इनमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। लोकेशन की बात करें तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 450 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित है। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ के मुख्य द्वीप कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय और अमिनी हैं। ऑन्ड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि मिनिकॉय इस द्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एक और द्वीप यहाँ फेमस है, इसका नाम है पिटली द्वीप। यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यह एक पक्षी अभयारण्य है। आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप की जब भी बातें होती हैं तो 2 चैनल का जिक्र और होता है। एक है 8 डिग्री चैनल, यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल, यह कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। ध्यान रखिए कि लक्षद्वीप एक एटोल प्रवाल द्वीप है। यह द्वीप समूह लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस समूह के द्वीपों का सबसे उत्तरी भाग है। आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 64,473 थी। यहाँ अधिकांश आबादी स्थानीय मुस्लिमों की है और उनमें से भी ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के हैं। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर माही या महल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है।
ध्यान रखिए कि महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो कि मूलतः मालदीव की भाषा है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। साथ ही यहाँ से टूना मछली का निर्यात भी किया जाता है। चलिए अब कुछ बातें लक्षद्वीप के इतिहास की करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र का शुरुआती उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब में मिलता है। दक्षिण भारत के संगम पाटिरुपट्टू ग्रंथ से पता चलता है कि यह द्वीप संगम काल में चेर डायनेस्टी के नियंत्रण में था। स्थानीय परंपराएं और किंवदंतियों के अनुसार इन द्वीपों पर पहली बसावट केरल के अंतिम चेर राजा चेरामन पेरुमल के काल में हुई थी। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलन में था। कहा जाता है कि 661 ईस्वी में उबैदुल्लाह द्वारा इस्लाम धर्म को लक्षद्वीप पर लाया गया। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं और उसके बाद कैनानोर के राज्य का शासन था। फिर पुर्तगालियों ने 1498 की शुरुआत में द्वीप समूह पर नियंत्रण कर लिया। इनका मुख्य उद्देश्य नारियल की जटा से बने माल को बेचना था। बाद में 1545 में पुर्तगालियों को द्वीप से भगा दिया गया। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप अरक्कल के मुस्लिम घराने के शासन में आ गया। फिर 1787 में अमीनी दीवी समूह के द्वीप यानी अंदरूत, अमीनी, कदमत, किल्तन, चेतलत और बितरा टीपू सुल्तान के शासन के तहत आ गए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यह ब्रिटिश नियंत्रण में चले गए। फिर भारत की आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। आपको बता दें कि 1 नवंबर 1973 से पहले इस क्षेत्र को लक्कादीव मिनिकॉय अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। कमेंट करके बताइए लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को डेवलप करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। हाल ही में कैंसर पर एक रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि भारत में 2019 में लगभग 12 लाख कैंसर के नए मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज हुई। इस मामले में भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह रिपोर्ट द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित हुई। इसमें और भी कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे भारत, चीन और जापान कैंसर के नए मामलों और मौतों की संख्या के मामले में एशिया के 3 अग्रणी देश हैं। यहां 2019 में कुल 94 लाख नए मामले और 56 लाख मौतों के साथ कैंसर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन गया है। चीन इस मामले में सबसे ऊपर है। चीन में 48 लाख नए मामले और 27 लाख मौतें दर्ज की गई और ये सबसे ज्यादा है। वहीं जापान ने लगभग 9 लाख नए मामले और 4.4 लाख मौतें दर्ज की। रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया में सबसे प्रमुख कैंसर ट्रैकियल, ब्रोंकस और लंग्स TBL कैंसर देखे गए हैं। केवल TBL कैंसर के ही अनुमानित 13 लाख मामले दर्ज हुए और 12 लाख मौतें हुई। खास बात है कि TBL कैंसर पुरुषों में सबसे अधिक देखा गया, जबकि महिलाओं में यह तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर बना। महिलाओं में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर देखा गया। कुल मिलाकर एशिया में TBL, ब्रेस्ट, कोलोन और रेक्टम कैंसर CRC, स्टमक और नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर 2019 में टॉप 5 सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर थे। वहीं रिपोर्ट में धूम्रपान, शराब का सेवन और परिवेशीय कणिकीय पदार्थ प्रदूषण को कैंसर को ट्रिगर करने वाले 34 कारकों में से प्रमुख बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों में खैनी, गुटखा, पान मसाला जैसे धुआं रहित तंबाकू का उच्च प्रसार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट में मुंह के कैंसर में 50% से अधिक मामलों के लिए धुआं रहित तंबाकू को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि धुआं रहित तंबाकू न केवल मुंह के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, बल्कि ग्रास नली और अग्नाशय के कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है। हमारी आपसे अपील है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के नशे से बचें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा कमलांग संरक्षित क्षेत्र में पाई गई नई पीढ़ी के 3 मेढक प्रजातियों के बारे में बताया। यह क्षेत्र म्यांमार सीमा के साथ लगा हुआ है। ये खोजें अद्वितीय आवासों की खोज के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। आपको बता दें कि मेढक की 3 नई प्रजातियों में से पहली है ग्रैसिक्सलस
पेटिकाएंसिस या जेली जैसा दिखने वाला और कीड़ों जैसी आवाज निकालने वाला एक हरे रंग के पेड़ का मेढक है। दूसरी प्रजाति है अल्कलस फोंटिनालिस। यह एक छोटा भूरा मेढक है जो तेज बहती पहाड़ी जलधाराओं में रहता है। यह अपनी अनोखी आवाज निकालने के लिए फेमस है। और तीसरी प्रजाति है निदिराना नोआदिहिंग। यह दलदल में रहने वाला मेढक है। यह बहुत सुरीली आवाज निकालता है, इसलिए इसको संगीत मेढक भी कहते हैं। इसका नाम नोआदिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। यह नामदाफा कमलांग के 100 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक फैले पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर यानी वर्षा वन के निचले हिस्से से लेकर बहने वाले झरनों तक विविध पारिस्थितिकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि मेढकों का नाम स्थानीय पहाड़ी श्रृंखलाओं, जल निकायों और इनके रहने वाले इकोसिस्टम से लिया गया है। प्रजातियों का ऐसे नाम रखने के पीछे कुछ कारण भी होते हैं। संरक्षणवादियों का कहना है कि ऐसे खास हैबिटेट से जुड़ी नई प्रजातियों की रक्षा के लिए कुछ स्पेशल प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसे प्रयास वहां के स्थानीय जैव विविधता को ध्यान में रखकर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे नामों से इनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति भी बढ़कर मजबूत हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और कमलांग टाइगर रिजर्व स्थित है। दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच अद्वितीय क्रॉसओवर जैव विविधता वाला सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना के लिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आर्थिक योगदान को मंजूरी दी। इसका सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप बनाने की एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। इसका एक उपकरण नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साइटों पर हजारों टेलीस्कोप एंटीना का एक विशाल संग्रह है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की 2 अलग अलग श्रेणियों में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से संचालित होगा। इस परियोजना निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। इसके 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा के स्मार्ट नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। के स्मार्ट यानी केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। के स्मार्ट एप्लीकेशन को राज्य आईटी विभाग के सूचना केरल मिशन द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। शुरुआत में इसे निगमों और नगर पालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। बाद में इससे ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जाएगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान है। आपको बता दें इस प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई है और यह गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों जैसे अदालतों, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसकी शुरुआत शोपिया जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से की गई है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका उत्थान करना है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस के दौरान प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बिसाथी भारत को चुना गया है। यह पुरस्कार विकास के क्षेत्र में सेवारत व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को हर साल प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य युवा व्यक्तियों को राष्ट्र के विकास या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पीएम विश्वकर्मा योजना को भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल के बारे में सही कथन को चुनिए। यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, यह कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है, यह अमीनी द्वीप और कन्नानोरे द्वीप के बीच है, यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है।
पहला सवाल था, आंध्र प्रदेश के श्री मुखलिंगम मंदिर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जिसमें द्रविड़ वास्तुकला की भी झलक दिखाई देती है। यह मंदिर वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किन देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और मंगोलिया, भारत और सऊदी अरब या फिर भारत और मिस्र? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इस बुलेटिन की PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।